नमस्कार। आज हम गोदान पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद का वो उपन्यास जिसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। जी। हमारे पास एक लेख है, गोदान, भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य। तो हम इसी लेख के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपन्यास इतना खास क्यों है। बिल्कुल। और ये लेख भी शुरुआत इसी बात से करता है कि कैसे एक आम किसान होरी, उसकी एक गाय पालने की इच्छा, वो एक पूरे युग की कहानी बन जाती है। हाँ, होरी मतलब एक गरीब किसान जिसके लिए गाय सिर्फ जानवर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके लिए इज्जत का सवाल है, धर्म का मामला है, और यही छोटी सी इच्छा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना और शायद सबसे बड़ा बोझ भी बन जाती है। और इस संघर्ष में वो अकेला नहीं है। धनिया है उसकी पत्नी, जो मुझे लगता है होरी से ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल है, कई बार ज्यादा हिम्मत वाली। सही कहा। और फिर उनका बेटा है गोबर, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, गोबर तो विद्रोही है। वो सवाल पूछता है उस पूरी व्यवस्था पर जिससे होरी जिंदगी भर जूझता रहा। जी। और लेख भी इसी गोबर के किरदार को पकड़ता है। वो दिखाता है कि कैसे गोबर उस शोषण के जाल से, मतलब जमींदार, पंडित, महाजन, उन सब से निकलकर शहर भाग जाता है। ये पीढ़ियों का टकराव भी दिखाता है ना, पुरानी पीढ़ी जो सहती है और नई पीढ़ी जो आवाज उठाती है। बिल्कुल, गोबर का शहर जाना सिर्फ भागना नहीं है, वो एक बदलते वक्त का संकेत है, नई सोच का प्रतीक। अच्छा। और दूसरे पात्र भी हैं, राय साहब, दाता दीन, झुनिया। हाँ, वो सब मिलकर उस समय के समाज की पूरी तस्वीर बनाते हैं, उसके अच्छे बुरे, उसके पाखंड, सब कुछ। तो ये गाय की इच्छा, ये होरी के विनाश का कारण कैसे बनती है? लेख इस बारे में क्या कहता है? देखिए, लेख इस बात पर जोर देता है कि होरी गाय ले तो आता है किसी तरह, मगर वहीं से उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वो उस व्यवस्था में फंस जाता है जहां ईमानदारी की कोई कद्र नहीं। उसे गाय की किस्तें देनी है, समाज की रस्में निभानी है, झूठी शान रखनी है। ओहो। और वो कर्ज के बोझ तले दबता ही चला जाता है। मतलब एक ऐसा जाल जिससे वो चाहकर भी निकल नहीं पाता। एक चक्रव्यूह जैसा। बिल्कुल। सिस्टम उसकी शराफत का ही फायदा उठाता है एक तरह से। और गोबर जो शहर गया, क्या वो बच पाया इस सब से? हाँ और ना, दोनों। लेख शायद ये इशारा करता है कि शहर जाकर वो गांव वाले सामंती शोषण से तो कुछ बचता है, पर शहर की अपनी मुश्किलें हैं। अच्छा। वो नई दुनिया देखता है, लेकिन वहां भी संघर्ष है। वो परंपरा और जो नई आधुनिकता है, उसके बीच कहीं फंसा हुआ सा लगता है। मतलब कहीं भी आसान नहीं है। नहीं। और फिर कहानी का अंत, वो तो शायद सबसे ज्यादा, क्या कहूँ, झिंझोड़ लेता है। होरी मर रहा है और उसकी आखिरी इच्छा भी गोदान की है, जिसे लेख भी रेखांकित करता है। जिंदगी भर गाय के लिए तरसा और मरते समय गाय दान करनी है। पर वो तो नहीं हो पाता। तब धनिया, उसकी पत्नी, पुरोहित के कहने पर हाथ में जो थोड़े से पैसे हैं, शायद कुछ चवन्नियां, उसी को गाय मानकर दान करती है। ये उस वक्त के समाज और धर्म के ठेकेदारों पर कितनी बड़ी चोट है कि जिंदा इंसान की जरूरतें नहीं, मरने के बाद के दिखावे ज्यादा जरूरी हैं। सही कहा। तो अगर हम लेख के हिसाब से देखें तो मुख्य विषय क्या उभरते हैं इस उपन्यास से? देखिए, लेख साफ तौर पर कहता है ग्रामीण भारत की जो हालत थी, किसानों का शोषण, वो चाहे जमींदारी व्यवस्था हो या फिर जो नया पूंजीवाद आ रहा था, समाज में धर्म के नाम पर जो पाखंड था, औरतों का संघर्ष, उनकी स्थिति, और जैसा हमने कहा वो पुरानी और नई पीढ़ी का टकराव। हाँ। ये सब मुद्दे उपन्यास में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये चर्चा साफ करती है कि गोदान सिर्फ होरी की कहानी नहीं, ये उस पूरे दौर की, उस पूरी व्यवस्था की कहानी है। जी। और लेख भी इसी बात पे खत्म होता है कि ये उपन्यास आज भी इतना जरूरी क्यों लगता है। क्यों? शायद इसलिए कि जो शोषण के तरीके हैं वो बदल गए हों, शक्ल बदल गई हो, लेकिन वो ताकतें कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। ये तो सोचने वाली बात है। और लेख एक सवाल भी छोड़ता है आखिर में, है ना? हाँ, एक बहुत जरूरी सवाल कि क्या आज के जमाने में भी एक होरी जैसा सीधा, ईमानदार आदमी, क्या वो इस उलझी हुई दुनिया में, इस सिस्टम में सम्मान के साथ जी सकता है? ये सवाल वाकई पाठक को सोचने पे मजबूर कर देता है।